हेलो फ्रेंड, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू हाई स्पीड गुरु। यहाँ पर आज बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा की। देखिए, ये जो पेपर है इसके हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए 30+ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आपके लिए और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टा पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, उनमें आपके उपनयन संस्कार को प्रमुख माना गया है। ठीक है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार। चलिए, उपनयन संस्कार की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उपनयन जो संस्कार है ये वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त हुआ करती थी, जिसके लिए शिक्षार्थी को एक निश्चित आयु के बाद गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, ये जो वैदिक शिक्षा थी ये गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, और शिक्षार्थी को एक निश्चित आयु के बाद गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। और गुरुकुल के आचार्य बालकों का उपनयन संस्कार अर्थात मुंडन कर उसे ब्राह्मण रूप में मन, मस्तिष्क और शरीर से गुरु को समर्पित किया जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार में क्या होता था? मुंडन करवाकर उसे यानी कि ब्राह्मण रूप में मन, मस्तिष्क और शरीर से गुरु को समर्पित किया जाता था। उसके बाद शिक्षार्थी का मोह माया परिवार से त्याग किया जाता था। शिक्षा प्राप्ति के दौरान गुरु ही अपना माता या पिता रहेगा। ठीक है, गुरु को ही माता या पिता मानना होता था विद्यार्थी को, ऐसा वचन लिया जाता था। उपनयन के पश्चात विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता था और गुरुकुल में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता था। देखिए, उपनयन संस्कार के बारे में आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये वैदिक शिक्षा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अगला है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित? तो भाई वेदों से है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ठीक है, और अगला है आपके सामने समावर्तन का अर्थ है। समावर्तन का अर्थ पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गृह वापसी या गुरु के पास जाना या समीप बैठना या वर्णन करना, तो इसका आंसर जाएगा समावर्तन का, तो आपका ए के साथ जाएगा गृह वापसी। ठीक है, ठीक है। अब ये समावर्तन होता क्या है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। देखिए, समावर्तन की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य होता है वापस लौटना। ठीक है, विद्या आरंभ संस्कार और उपनयन संस्कार के संपन्न होने के पश्चात जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा संपन्न करने के पश्चात बालक गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अपने घर वापस आता था, या घर पर जब लौटता था शिक्षा प्राप्त करके बालक, तो घर लौटने से पहले शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था, और जब बालक शिक्षा पूर्ण करके घर पहुंचता था तब समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। इस संस्कार के पश्चात ही बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर पाता था। ठीक है, तो ये तो था आपका समावर्तन संस्कार। और अब है आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, प्राचीनकालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। तो प्राचीन काल में श्रावण मास की पूर्णिमा से जो है शिक्षा सत्र का प्रारंभ होता था। अगला है परा और अपरा विद्याएं संबंधित हैं। तो ये जो दोनों विद्याएं परा और अपरा ये वैदिक काल से संबंधित है। एक के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अगला है परा विद्या से तात्पर्य था। परा विद्या से क्या तात्पर्य था? तो भाई परा विद्या की बात की जा रही तो आध्यात्मिक विषय था ये। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं, हम परा और विद्या के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर दिया है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे। ठीक है, जो अगर परा विद्या की बात करोगे तो परा विद्या के अंतर्गत जो है आपके वेद और वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद, ठीक है, ये आध्यात्मिक विषय आते थे। ठीक है, और अब है अपरा विद्या की बात करें तो इसके अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये लौकिक विषय आया करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे आध्यात्मिक विषयों की बात की जाए तो परा विद्या के साथ आंसर जाएगा, और अगर आपसे लौकिक विषयों की बात की जाए तो अपरा विद्या के साथ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बासु कहलाते थे, यहाँ पर पूछा जा रहा है बसु कहलाते थे। ठीक है, बसु की बात की जा रही, बसु कहलाते थे। तो बसु जो है आपके जो 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे वो आपके बसु कहलाते थे। ठीक है,
वे विद्यार्थी जो मात्र 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला है रुद्र कहलाते थे। अब रुद्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो 36 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करते थे वो आपके रुद्र कहलाते थे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप, देखिए अगर हम बस की बात करें, यहाँ पर बस लिखा है, ठीक है, गलत हो गया है वो। अगर बस की बात करें तो बस जो है 24 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को बस कहा जाता था, और रुद्र बता चुके हैं अभी हम ऊपर आपको, 36 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को रुद्र कहा जाता था। और अगर आदित्य आपसे पूछ लिया जाए तो 48 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को आदित्य कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आपके सामने अगला प्रश्न। यह पूछा गया कि बौद्ध शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो बौद्ध संज्ञा बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में, या संध्याराम में, या गुरुकुल में। तो भाई आंसर जाएगा आपका गुरुकुल के साथ, गुरुकुल में नहीं दी जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। बौद्ध शिक्षा की बात की जा रही है। ऑप्शन में है आपके जीवन में निर्वाण प्राप्ति, जीवन में कैवल्य की प्राप्ति, या मोक्ष की प्राप्ति, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करना। तो भाई बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य जो था जीवन में निर्वाण की प्राप्ति करना था। और नेक्स्ट आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार संपन्न होता था। यानी बौद्ध काल में जब बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता था, यानी शिक्षा समाप्ति के बाद जब वह मठ को त्यागता था, तब कौन सा संस्कार होता था। तो उसका नाम था उपसंपदा। ठीक है, याद रखिएगा, उपसंपदा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ठीक है, टिक कर लीजिए और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में जो धर्मशास्त्र के छात्र हुआ करते थे, धर्म का अध्ययन किया करते थे, तो इनको जो है वही आलिम की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं क्या है कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह विचार किसका था। तो भाई ये वुड का था। आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। सर विलियम हंटर किस आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न जो है आपके सामने यह है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात की जा रही है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है 27 जनवरी 1902 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में हुई, तो भाई लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वह कब आई थी। तो ये 1600 ईस्वी में आई थी। राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ। और अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों का भारत में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था। देखिए, सर्वप्रथम अंग्रेजों का भारत में शिक्षा देने के उद्देश्य की बात की जा रही, तो भाई इनका था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। भाई विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जेम्स। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। 14 सितंबर 1917 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ पर
ये बात आप ध्यान रखेंगे, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था, तो आपका आंसर जाएगा 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आंसर जाएगा आपका जाकिर हुसैन समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सार्जेंट योजना कब लागू हुई? सार्जेंट योजना की बात की जा रही है, कब लागू हुई? आंसर जाएगा आपका 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सार्जेंट योजना को जाना जाता है, तो भाई सार्जेंट योजना को जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट या भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, सार्जेंट योजना, तो भाई यहाँ से आपका आंसर जो है सभी के साथ चला जाएगा, इन सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये और कई बार पूछा भी गया है, देख लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि सार्जेंट योजना को जाना जाता है, सार्जेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट और उपयुक्त सभी नाम से, तो भाई सभी नाम से जाना जाता है, आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है, सभी जानते हैं शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर जाएगा आपका 27 जुलाई 1961 को। ठीक है, नेक्स्ट है, मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था? देखिए, मुदालियर समिति का गठन जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर किया गया था, आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, मुदालियर समिति के अनुसार स्नातकों के लिए कितने वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो भाई 3 वर्ष तक जो है स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चरण हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चरण, व्यवस्था की सार्वभौमिकता या प्रवेश की सार्वभौमिकता, स्थिरता की सार्वभौमिकता, आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक का नाम है, तो भाई ये आपका लास्ट प्रश्न है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, इनका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग इनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिए जाएंगे। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक का नाम हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, इसे आप टिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको और भी वीडियो अच्छे मिलते रहेंगे। थैंक यू।